जी, अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे साथ हैं मोइस और वो एक एस्पायरिंग क्वांट ट्रेडर है और पढ़ रहे हैं मैथ विद डेटा साइंस। तो वो हमें समझाएंगे कि अमेज़न का बिजनेस 2026 में और ऑनवर्ड्स भी एआई के आने के बावजूद क्यों एक्सेल करेगा, कौन सी ऐसी प्रिडिक्शंस हैं, किस वजह से एक्सेल करेगा, और जो एक इतना फ्लड आया हुआ है एआई का, उसमें से ये कैसे स्मूथली सीमलेसली गुजर सकता है। तो चलें शुरुआत करते हैं जी मोइस। तो आज हम देखते हैं कि अगर 2026 में कोई अमेज़न का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, यस। लेकिन उसके ज़हन में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं कि क्या ये स्टेबल इनकम जनरेट कर सकता है? क्या इसको हम एज़ अ बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं 2026 में? क्योंकि अब एआई की बहुत ज़्यादा हाइप आई हुई है और हर बंदा जो है एआई स्टार्टअप्स और एआई हर जगह एआई सुनने को मिलता है। तो एक आम बंदा जिसके पास पैसे हैं, लेकिन वो चाहता है कि एक साइड हसल के तौर पर एक स्टेबल बिज़नेस हो, तो क्या वो अमेज़न का बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है? आज हम इस देखते हैं ये। चलें। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमेज़न का मार्केट शेयर। ओके। ई-कॉमर्स मार्केट में अमेज़न वर्ल्ड वाइड जो शेयर है वो 60% है। 60% ऑफ द ई-कॉमर्स मार्केट इज़ कंट्रोल्ड बाय अमेज़न। और 2024 में इसकी जो मार्केट वैल्यूएशन थी वो 450 बिलियन डॉलर्स की थी, जो कि 2026 में 583 बिलियन डॉलर्स की हुई और 2035 में 1.16 ट्रिलियन डॉलर्स की प्रोजेक्टेड है। मतलब कि ये सेक्टर जो है ये हर साल ग्रो ही कर रहा है, जो ये डिक्रीज़ नहीं कर रहा। ई ओके। कॉमर्स का सेक्टर जो है वो ग्रो ही कर रहा है। अमेज़न के स्टैट्स देख के हमें पता चलता है। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ होती तो हमें पता चल जाता कि इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है या नेगेटिव में जा रही है। ये ना नेगेटिव में और ना बहुत स्लो है, ये बल्कि प्रोजेक्टेड ग्रोथ है 1.16 ट्रिलियन डॉलर की 2035 में, यस। जो कि बहुत ज़्यादा मैसिव है। मतलब कि ई कॉमर्स का जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है, श्रिंक बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ओके। अब हम देखते हैं कि अगर कोई बंदा अमेज़न में आना चाह रहा है तो कौन-कौन से बिज़नेसेस जो हैं, कैटेगरीज़ जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं। यस। अब अमेज़न में जब कोई आता है तो 2 कैटेगरीज़ होती हैं जिसमें आप बिज़नेस कर सकते हैं। एक होता है अमेज़न एफबीए और एक होता है होलसेल रीसेलिंग। यस। अब अमेज़न एफबीए ये होता है कि जैसे कोई आपने अपना कोई प्रोडक्ट बनाया, अपने कोई शूज़, अपनी कोई टी-शर्ट या अपने कोई आईवेयर, आपने उसको जो है वो मैन्युफैक्चर करवाया, उस पे अपना ब्रांड लोगो लगाया, अपना नाम लगाया और अपना एक स्टोर बनाकर उसको बेचना शुरू कर दिया अमेज़न पे। वो आपका होता है अमेज़न एफबीए प्राइवेट लेबल। मतलब कि आपका अपना प्रोडक्ट, आपका अपना ब्रांड। यस। ऐसे ही समझ लें जैसे आप अपना एक ब्रांड का आउटलेट जो है वो स्टार्ट करते हैं और अपना एक ब्रांड स्टार्ट करते हैं। और होल सेलिंग में होता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कुछ भी हो सकता है, कुछ परफ्यूम्स हो सकते हैं, कुछ जैसे एडिडास हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। या कुछ उसे क्या कहते हैं, और जैसे कोलगेट होती है यस। या कुछ भी चीज़ें आप उनको रीसेल करते हैं होलसेल में। मतलब कि होलसेल रीसेलिंग मतलब कि पहले से जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है आप उसको रीसेल कर रहे हैं, आप नया कुछ नहीं बना रहे। यस। इसमें आपकी कोई ब्रांड आइडेंटिटी नहीं होती। आप बस एक प्रोडक्ट उठाया, उसको वो लगा दिया और उसमें से अपना एक थोड़ा बहुत कमीशन निकाल लिया। यस। होलसेल रीसेलिंग में ये होता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि हो एफबीए ज़्यादा अच्छा बिज़नेस होता है या होलसेल? तो एफबीए इसलिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें आपका अपना प्रोडक्ट होता है और प्राइस भी आप कंट्रोल करते हो। यस। मतलब कि आपने एक प्रोडक्ट था, आपने वो 10 रुपीज़ का बनाया, आपने उसे 20 में बेच दिया या 35 में बेच दिया। तो जो आप अपने हिसाब से इसकी प्राइस सेट करते हो, एक कॉम्पिटिटिव प्राइस, कि आप मार्केट में भी एंटर हो सको और एक अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ प्रॉफिट भी जनरेट कर सको। लेकिन एग्जैक्टली। होलसेल में थोड़ा इस तरह का नहीं होता क्योंकि वो चीज़ पहले ही एग्जिस्ट करती है। उस प्राइस भी जिस फिक्स्ड होती है उसकी, है जी ना। हाँ, जो जिस कंपनी ने जिसे बनाया उसने उसकी पहले प्राइस फिक्स की हुई है, इसलिए इसमें प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। यस। फिर ओनरशिप भी ऑफ कोर्स, हम जैसे हमें पता ही है कि ओनरशिप भी, ब्रांड ओनरशिप उसमें एफबीए में आपकी अपनी होती है, और जी, बिल्कुल। होलसेल में फिर एसेट वैल्यूएशन
वो भी क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है, स्केलेबिलिटी ये भी अंडरस्टैंडेबल है। नेक्स्ट चलते हैं। यस, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि अमेज़न का फ्यूचर क्या है एआई के आने के बाद भी। यस। तो फिर पहले हम ये देखते हैं कि ई-कॉमर्स में जो है वो हम गुड्स ही बेच रहे होते हैं, मतलब कि कोई किचन की चीज़ें बेच रहा है, कोई उसे क्या कहते हैं कॉस्मेटिक्स की बेच रहा है, कोई क्लॉथ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आपकी डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं, इनको हम इसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। आपने कपड़े खरीदने ही खरीदने हैं, जूते भी आपने खरीदने हैं, आपने ब्रश भी खरीदना है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो यस। ई-कॉमर्स मैं कहता हूँ एक ऐसा सेक्टर है जो कि इर्रिप्लेसेबल है। चाहे हम 100 साल आगे भी तरक्की कर लें, नए प्रोडक्ट्स आ जाएँगे, लेकिन मेथड यही रहेगा, आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, मेथड ये चेंज नहीं होगा। आप ऑनलाइन शॉपिंग बल्कि इंक्रीज़ हो रही है। अब मतलब कि लोग थोड़ा ईज़ चाहते हैं, तो वो कहते हैं घर बैठ के शॉपिंग कर लेते हैं, आ जाएँगी चीज़ें, बजाए कि बाज़ार जाएँ, वहाँ पर देखें। तो जो ये ई-कॉमर्स का सेक्टर है, ये बढ़ रहा है, ना कि श्रिंक हो रहा है। तो अगर जैसे अब अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हमने ये जो शर्ट है ये पहननी ही पहननी है, जी, बिल्कुल। और अगले जितने भी साल आएंगे हमने वो जो स्टफ यूज़ करना है वो करना ही करना है। एआई इंटीग्रेट ज़रूर होगी लेकिन रिप्लेस नहीं करेगी कभी भी। हाँ जी, ऐसे ही है। यस। वो ऐसा हो सकता है ना कि जैसे अब अमेज़न जो है वो किसी एआई एजेंट को इंटीग्रेट कर दे, तो ऐसा हो सकता है वो आपके बिहाफ़ पे शॉपिंग कर सकता है, यस। लेकिन चीज़ें एट इन द एंड आपने ही पहननी है, उस एआई ने नहीं पहननी। मतलब कि आप एआई एजेंट को कह सकते हो कि फलानी शर्ट जो है वो ऑर्डर कर दो, वो स्टोर से ऑर्डर कर देगा, ओके। लेकिन चीज़ आप फिर भी बाय कर रहे हैं। एग्जैक्टली। लॉजिस्टिक्स एज सर्विस। अब देखते हैं स्टेबल इनकम फैक्टर है या नहीं है। तो ये फिर वही चीज़ आ गई कि ई-कॉमर्स का जो सेक्टर है वो ग्रो ही कर रहा है ईयर बाय ईयर। यस। तो इसमें जो है आपको एक स्टेबल स्टेबल इनकम का जो फैक्टर वो देखने को मिलता है। कुछ पहले सालों में आपको थोड़ी वो करनी पड़ती है मेहनत, अपने जो है अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनानी पड़ती है, एग्जैक्टली। आपको एड्स रन करने पड़ते हैं। लेकिन आफ्टर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपको जो है वो देखने को मिलता है कि आप एक स्टेबल इनकम जो है वो जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि यस। अमेज़न में स्टार्ट करने का सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि वो आपको बिल्ट इन मैसिव ट्रैफ़िक जो है वो प्रोवाइड करता है। अमेज़न पर रोज़ाना की बेसिस पर मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो ब्राउज़िंग कर रहे होते हैं, सर्चिंग एग्जैक्टली। कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। तो ट्रैफिक आपको तो कोई उनके पास है। यस। हाँ, ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक आती है वहाँ पर। एग्जैक्टली। और अमेज़न की जो रोज़ाना की जो उनकी गुड्स की जो वो बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है वो $20 बिलियन की है रोज़ाना की। तो मतलब कि एक मैसिव ट्रैफ़िक आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको कोई मतलब कि ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अपनी बस आपका वेबसाइट अगर हम लॉन्च करते हैं उस पे हम हाँ, अपनी हाँ। प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसके लिए हमें एसईओ करनी पड़ेगी, जी, अपनी बिल्कुल। ट्रैफिक हमें खुद लानी पड़ेगी। लेकिन अपने यहाँ पे एड्स रन एग्जैक्टली। करने पड़ते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उसमें, एग्जैक्टली। लेकिन इसमें आपको बिल्ट इन ट्रैफ़िक मिलती है। बस आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और आपकी ब्रांड आइडेंटिटी काफ़ी क्लियर होनी चाहिए। और जब आपने वो बना ली ट्रैफिक, और ट्रैफिक तो आ रही है, सॉरी, जब आपने ब्रांड बना लिया, आपका ब्रांड लॉन्च होने के बाद सक्सेसफुल हो जाता है तो वो एक स्टेबल इनकम रहती है आपकी। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वो एज़ अ साइड हसल आपकी वो स्टेबल इनकम रहेगी। बिल्कुल। आप इसके साथ और भी बिज़नेसेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए तो आपने एक वीए को हायर करना है, उसी ने सारा कुछ देखना है आपका। एग्जैक्टली। तो आपने बस प्रॉफ़िट्स जनरेट करने हैं और काफ़ी अच्छा मतलब कि सेक्टर है अगर कोई इसमें स्टार्ट करना चाहता है बिज़नेस तो। अच्छा, वो पिछली स्लाइड में एआई इंटीग्रेशन के बाद था एक पॉइंट, ये वाला लॉजिस्टिक्स एज सर्विस और सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, ये लॉजिस्टिक्स एज़ अ सर्विस, ये वो एक एफबीए होता है, एक एफबीएम होता है। यस। तो ओके ओके। एफबीए हाँ, एफबीए में ऐसा होता है कि जो लॉजिस्टिक्स वगैरह होती है ना, वेयर हाउस से प्रोडक्ट उठाना और कस्टमर तक पहुँचाना, वो अमेज़न ही प्रोवाइड कर देता है। ओके हाँ, वैसे अगर हम कोई अपना एक अलग से ही कोई ई-कॉमर्स स्टोर ओके। स्टार्ट ओके, करते हैं अपनी ये वेबसाइट।
मतलब वही बात है कि आपको किसी भी किस्म की टेंशन की ज़रूरत हाँ नहीं जी, है, ये सिस्टम वो कस्टमर ऑटोमेटिकली। तक जो प्रोडक्ट पहुँचाना है वो भी अमेज़न ही पहुँचा देगा। ओ यस यस, ठीक हो गया, और चलो। सस्टेनेबिलिटी ये है कि मतलब कि इसको काट देना। सस्टेनेबिलिटी से आगे चलते हैं। नेक्स्ट, amazon बिल्डिंग अ सेलेबल एसेट, यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि आपने बिल्डिंग ए सेलेबल एसेट, आपने कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बनाना है या कौन सा ऐसा प्रोडक्ट जो है वो अपने स्टोर पर लिस्ट करना है जो कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, जो कि सीज़न, जो कि कुछ इस तरह प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सिर्फ सीज़नल होते हैं, मतलब कि वो कुछ मौसम में ही बिकते हैं, जैसे गर्म कपड़े हो गए हाँ एग्जैक्टली, या या कुछ और चीज़ें। बिल्कुल इस तरह कुछ चीज़ें हैं जिनको सीजनल प्रोडक्ट्स हम कहते हैं, जी हम बिल्कुल। सीजनल में मतलब नहीं जाते। और हाँ एक दूसरी भी इसका एक एंगल है, वो ये है कि जब हम अपना ब्रांड लॉन्च कर लेते हैं और अपना प्राइवेट लेबल, तो उसके बाद जब वो ब्रांड एस्टेब्लिश हो जाता है, एस्टेब्लिश होने के बाद वो आपका एक फाइनेंशियल एसेट बन जाता है जिसको जी आप किसी बिल्कुल। भी टाइम लिक्विडेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक योर प्लॉट, आप प्लॉट लेते हैं, कुछ अरसे उस पर इन्वेस्टमेंट होती रहती है, अगर आप घर बना लेते हैं तो वो और ज़्यादा आपको रेवेन्यू देता है। घर नहीं बनाते तो फिर भी विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपका एसेट एक ज़रूर रहता है। और जब आपको उसको लिक्विडेट करने लगते हैं तो फिर जो करंट प्राइस होती है वो उससे काफ़ी ज़्यादा होती है जिस पे आपने लॉन्च किया था। तो जी ये बिल्कुल। लिक्विडिटी वाला जो फैक्टर है ये हमें होलसेल में भी नहीं मिलता, ड्रॉप शिपिंग में भी नहीं मिलता, ये हमें प्राइवेट लेबल में ही मिलता है। हाँ जी, क्योंकि यस, आपका एक ब्रांड बिल्ड हो चुका है और हो सकता है कुछ कोई बड़ा ब्रांड जो है वो आपको एक्वायर कर ले, एग्जैक्टली, और जो है और आपने फ़र्ज़ करें अगर $10,000 से स्टार्ट किया था एक स्टोर, तो वो हो सकता है कि वो $1 लाख का जो है वो कोई एक्वायर कर ले। एग्जैक्टली। और तो ये इसमें मतलब कि बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप इन एसेट्स हाँ को जी, सेल कर सकते हैं। ऐसे ही है। यस, मतलब कि आपकी जो करंट वैल्यूएशन थी उसके 3 टू 5 मल्टीपल वैल्यूएशन पर जो है आप उसे सेल भी कर सकते हैं अपने ब्रांड एग्जैक्टली, को। एग्जैक्टली। मतलब कि ये आपका एज़ एन फाइनेंशियल एसेट बिल्ड हो जाता है आपका। आप कभी भी उसको बेच सकते हैं, उससे आप इनकम जनरेट कर रहे हैं वो करवा लें। और बिल्कुल जैसे ऐसा है, लिक्विडिटी टाइमलाइन जो लिखा है आपने, 3 to 4 मंथ्स का टाइम है, उसके हाँ अंदर जी, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो वापस ट्रांसफ़र बैक हो जाती है आपके अकाउंट्स में, जी बिल्कुल। विद प्रॉफिट्स ऑफ हाँ कोर्स। जी। चल, अब हम देखते हैं कि 2026 में ही हमें ये क्यों स्टार्ट करना चाहिए। ओके, एक तो लैंडस्केप बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, जॉब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो रही हैं एआई के आने की वजह से। एग्जैक्टली, और उसके अलावा लेक अगर अगर कुछ लोगों के पास पैसा है तो वो इतने अभी एआई मैच्योर नहीं हुआ है कि वो उस पे इतना ट्रस्ट कर सकें कि हम अपना पैसा एआई सेक्टर में ही इन्वेस्ट करें। तो अगर किसी बंदे के पास पैसा है और वो चाहता है कि मैं इसको जो है वक्त के साथ साथ ये डी वैल्यू ना हो बल्कि मैं कुछ ऐसा फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करूं, तो मेरे ख्याल से अमेज़न से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आपको स्टेबिलिटी मिलती है। आपका जो है आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डी वैल्यू नहीं होती। उसके अलावा आप जो है वो उसको एज स्टेबल इनकम जनरेट कर सकते हैं इससे। बिल्कुल। और अगर आपका ब्रांड काफ़ी अच्छा तो आप काफ़ी अच्छे पैसे भी बना सकते हैं इससे। आप फ्लिप कर सकते हैं उसको, ऑफ हाँ जी। कोर्स। और बेशक एआई आ गया है, लेकिन ई-कॉमर्स जो है वो कभी भी श्रिंक नहीं होगा बल्कि वो इंक्रीज़ ही होगा, चल है, क्योंकि कुछ यस, चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारी ज़िंदगी की बेसिक नीड्स हैं और ये बेसिक नीड ही है चीज़ें बाय करना। तो एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा वक़्त है स्टार्ट करने का। हाँ बिल्कुल, आपकी इसी बात पे एंड करते हैं कि जो अमेज़न की चीज़ें हैं, जो भी हम चीज़ वेयर कर रहे हैं, वो कभी भी रिप्लेसेबल नहीं है। हाँ जो जी, चीज़ें हमने वेयर करनी है, चाहे वो, और जो यूज़ कर रहे हैं चीज़ें, उनकी प्रोडक्ट्स तो हमने यूज़ करनी है, उनकी टाइप्स डिफरेंट हो सकती हैं। हाँ जी, हाँ, हम कल कुछ और इस्तेमाल कर रहे थे पिछले 100 साल पहले, आज हम कुछ और कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स का यूज़ है वो कंटिन्यूस है। हाँ जी, ऐसे ही है। चलो, थैंक यू मोइस, थैंक यू फॉर ओ योर टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।